और बिना पढ़ाई करे आप एग्जाम पास करने वाले हैं। देखिए ऑब्वियसली लक ऑलवेज मैटर्स। अगर आप सिर्फ लक के सहारे ही पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो मैं भी आपको बेस्ट ऑफ लक कह देती हूँ। क्यों ये कोई केस आया था, तो क्या मैगजीन्स थी, उसके पीछे का क्रक्स क्या था, मैगजीन क्यों बनी, उसका तरीका है, कौन सा ट्रिक है, तो ये चीजें आप तक, टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप तक पहुंचते ही रहेंगे। PIL से संबंधित, रिलेटेड टू PIL कोई भी क्वेश्चन आता है केस लॉ का, आप इमीडिएटली उसका आंसर देने के काबिल है। और वो टाइम अगर आपका बचता है तो उसी समय को आप दूसरे कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है जिसको आप इजिली नहीं ढूंढ पा रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। द ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो इज कि एक ही केस लॉ को अलग अलग ढंग से कैसे BCA पूछ सकती है, AIB के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ चीजों को हम वहां पे स्किप भी कर देते हैं, ये बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती, बट जो AIB का एग्जाम है ना वो कोई थ्योरी बेस्ड तो है नहीं है, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं है ये। तो मुझे आपको इस वक्त रोकना चाहिए और आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए। AIBE 20 मिशन संभव, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज, क्या आप इन्हें इग्नोर करने वाले हैं? देखिए अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं तो मुझे आपको इस वक्त रोकना चाहिए और आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए। देखिए AIBE का जो एग्जाम है वो डे बाय डे टफ होता चला जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो केस लॉज है उसका जो पैटर्न है, जो उसका डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरह का आ रहा है। तो मैंने आपके सामने कुछ केस लॉज को डिस्कशन करने के बारे में सोचा है और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि केस लॉज को पूछने का तरीका क्या है। एक ही केस लॉ को मैं दो तरीके से आपसे पूछ के देखती हूँ, क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हैं? और देखिए फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी केस लॉज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ जिसमें बहुत सारे केस लॉज को डिस्कस करेंगे हम लोग। और उन केस लॉज को अगर एक बार आप थॉरली स्टडी कर लेते हैं, प्लस मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको दे देती हूँ कि एक्चुअल में इस केस लॉ के पीछे का क्रक्स क्या था, तो एक लंबे समय तक आप उस चीज को याद रख पाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो केस लॉज हैं वो ऐसी चीज है वो जर्नली हम भूल ही जाते हैं अगर हम उस चीज को लंबे समय तक रिपीट नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर हम उस चीज का क्रक्स एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस केस लॉ के पीछे की थ्योरी क्या थी, या ये जो केस लॉ था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था, या फिर इसके पीछे जो जजमेंट थी एक्चुअल में उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, अगर वो स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाती है ना, यकीन मानिए एक लंबे समय तक उस चीज को याद रखा जा सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, इस केस लॉ को समझिए। देखिए द ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो इज कि एक ही केस लॉ को अलग अलग ढंग से कैसे BCA पूछ सकती है, AIB के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए here are two MCQs based questions on the father of PIL। फादर ऑफ PIL के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया PIL? जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस YV चंद्रचूड़। द आंसर इज जस्टिस PN भगवती। जो PN भगवती जी थे वो फादर ऑफ PIL, उनको ही नाम दिया गया। अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरी किस तरह से पूछा जा रहा है। Why is Justice PN भगवती called the father of PIL in India? अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि नाम भी आपको बता दिया, फादर ऑफ PIL भी बता दिया। अब पूछा जा रहा है वाई, क्यों उनको बोला जाता है, क्या उन्होंने ऐसा किया था? He introduced the concept of Indian Constitution. He gave landmark judgment in the criminal law. He expanded the scope of PIL through liberal interpretations. He wrote the first Indian law book of PIL. देखिए अपने आप ही समझ में आ रहा है। He introduced the concept in the Indian Constitution. Indian Constitution तो obviously बहुत पहले बन चुका था, तो उस वक्त तो इमीडिएट उन्होंने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। दूसरा, he gave landmark judgments in criminal law.
लैंडमार्क जजमेंट्स दी होंगी, बट फिर भी इसका PIL से कोई रिलेशन ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। ही एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ PIL थ्रू लिबरल इंटरप्रिटेशन। देखो उन ये चीज थोड़ा सा क्लोज है इस आंसर के। ही रोट द फर्स्ट इंडियन लॉ बुक ऑफ PIL। उन्होंने PIL के ऊपर फर्स्ट इंडियन बुक लिखी गई थी। ये भी कोई बहुत जस्टिफाइड आंसर नहीं लग रहा कि इस वजह से, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी, इस वजह से उनको फादर ऑफ PIL कहना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर सी जो है वो अब सी ही होना चाहिए। ही एक्सपैंडेड द स्कोप PIL थ्रू लिबरल इंटरप्रिटेशंस। उनकी खुद की जो इंटरप्रिटेशंस थी, एक लिबरल अप्रोच को थ्रू उन्होंने सोचा कि कैसे लोगों को बेस्ट और बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट हो सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लोगों के लिए काम किया। अब इसको थोड़ा सा और समझ लो। जस्टिस PN भगवती इज नोन एज अ फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। अब आपको ये पता चल चुका है, PN भगवती जी जो थे, जस्टिस PN भगवती जी, उनको फादर ऑफ PIL इन इंडिया कहा गया है। He introduced and promoted the concept during his tenure as a Supreme Court judge. He made it possible for people to approach the court even through letters or postcards in matter of public interest. भाई उनको लगा कि भाई मैं ये लिबरल अप्रोच लोगों के लिए रखता हूँ कि अगर आप कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी तरह का कोई मैटर अगर आपके सामने है और आप कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, और तो इसके लिए आप जो है लेटर्स या पोस्ट कार्ड्स के थ्रू भी, लेटर्स और पोस्ट कार्ड के थ्रू भी एक पब्लिक इंटरेस्ट के तहत आप हम तक ये अपनी मैसेज को पहुंचा सकते हैं। हिज जजमेंट एक्सपैंडेड एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। Through his efforts, PIL became the powerful tool for social justice in India. अब देखिए आपको 3-4 चीजें समझ में आई। एक तो वो PN भगवती जी जो थे, he was the justice, और दूसरी चीज क्या थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है जी। उन्होंने लेटर्स और पोस्ट कार्ड के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए लिबरल अप्रोच थी उनकी, जो उनकी हिज जजमेंट एक्सपैंडेड एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल। लोग गरीब लोगों के लिए भी उनका मोटिव यही था कि गरीब लोग भी अपने आप को जस्टिस पाने के हकदार समझने चाहिए। और उनके इन्हीं एफर्ट्स की वजह से जो PIL था वो बहुत पावरफुल टूल बन के उभरा फॉर द सोशल जस्टिस इन इंडिया। देखिए जो मिशन संभव है उसका मोटिव यही है कि आप लोग इस चीज को समझिए कि हमारा मोटिव यही है कि हम आप तक ये चीज पहुंचाएं कि किसी भी काम को किस तरह से किया जा सकता है। अब ये केस लॉज जो हैं, इन केस लॉज का जो क्रक्स है वो अगर आपको एक बार समझ में आए, देखिए अब आपको 2-3 चीजें समझ आई कि एक तो फादर ऑफ PIL समझ आ गया आपको, जस्टिस PN भगवती जी। दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहब रहे हैं। ठीक है जी। तीसरा बहुत लिबरल अप्रोच इंटरप्रिटेशंस रही हैं उनकी। ठीक है। चौथा उन्होंने कहा कि लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और PIL जो थे वो पुअर लोगों के लिए भी उनकी लिबरल अप्रोच थी कि बहुत गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी जस्टिस को अगर चाहें तो वो पा सकते हैं आराम से। और ये बहुत ही पावरफुल टूल फॉर द सोशल जस्टिस बन के उभरा है हमारे देश के लिए। तो ये सारी चीजों को समझाने के पीछे का मतलब यही था कि आई एम श्योर अबाउट दैट कि अगर अब आपको PIL से संबंधित, रिलेटेड टू PIL कोई भी क्वेश्चन आता है केस लॉ का, आप इमीडिएटली उसका आंसर देने के काबिल हैं। उसका रीजन यही है कि आपने उस चीज का एक क्रक्स समझने की कोशिश कर ली, एक छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन समझने की कोशिश कर ली। आपने जैसे ये चीजें समझी, इमीडिएटली अब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो इंस्टेंट आपके दिमाग में आएगा और इंस्टेंट आप रिप्लाई कर पाएंगे। देखिए एक बार लॉ करने के बाद, लॉ जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर होता है। जो थ्योरी बेस्ड पेपर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उस चीजों को हम वहां पे स्किप भी कर देते हैं। ये बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती। बट जो AIB का एग्जाम है ना, वो कोई थ्योरी बेस्ड तो है नहीं है, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं है, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। सब्जेक्टिव ना होने की वजह से ये ऑप्शनल एग्जाम है। तो ऑप्शनल जो चीज है उसको आप कैसे छोड़ के आ जाओगे,
उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब हमारे पास नेगेटिव मार्किंग वाला कोई इशू है ही नहीं है, तो हम फिर वही बात है कि हम अपने क्वेश्चंस को क्यों छोड़ेंगे। अगर हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो ठीक भी हो जाए, तो ऑब्वियसली 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहती ही है। तो जब प्रोबेबिलिटी है तो मेरा मानना तो यही है कि भाई उसको हमें अटेम्प्ट ही कर लेना चाहिए। हम प्रोबेबिलिटी के चक्कर में उसको छोड़ के आ जाए तो वो तो गलत है। जब हमें पता है कि उसका हमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलने वाला है, तो इस केस में तो मुझे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करना चाहिए। तो मेन मोटिव यही है कि जब आपने एक बार पीआईएल से संबंधित एक चीज का एक्चुअल मीनिंग समझ लिया, तो ये जर्नली क्वेश्चन इस तरह के केस लॉज में आते ही आते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आप तक उस पर्टिकुलर जजमेंट, उस केस लॉ का एक क्रक्स लेके आऊं, ताकि वो फ्यूचर में एक लंबे समय तक आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाए, ताकि अगर आप इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इंस्टेंट क्लिक हो और इंस्टेंट उसका आंसर दे सके। आपका जो टाइम है वो वहां बचेगा एग्जाम के अंदर, और वो टाइम अगर आपका बचता है तो उसी समय को आप दूसरे कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस है जिसको आप इजीली नहीं ढूंढ पा रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो हमें रखने पड़ेंगे ना जिसको हम इंस्टेंट रिप्लाई दे सके। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं, जो फादर ऑफ पीआईएल है, इंस्टेंट आपको क्लिक कर रहा है कि वो जस्टिस पीएन भगवती जी हैं। इंस्टेंट आपको क्लिक करा। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर 1 सेकंड से ज्यादा, जितनी देर में आपने क्वेश्चन पढ़ा उतनी देर में आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो गया। शायद मे बी 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने जवाब दे दिया। तो जब आप 10 सेकंड्स के अंदर किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो बाकी के जो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपने 2 मिनट रखे हुए थे, तो बाकी के जो समय जो बच गया वो सारा का सारा आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रख सकते हैं जिसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपको मिल नहीं रहा है क्वेश्चन और आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो केस लॉज हो गए, मैक्सिम्स हो गई, इनको तो मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाली हूँ, क्योंकि इस चीज के अंदर आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। पर ये भी मान के चलिए कि एग्जाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे टफ होता चला जा रहा है। आप ऐसा नहीं मान के चल सकते कि आप पढ़ाई ना करें और बिना पढ़ाई करे आप एग्जाम पास करने वाले हैं। देखिए, ऑब्वियसली लक ऑलवेज मैटर्स। अगर आप सिर्फ लक के सहारे ही पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो मैं भी आपको बेस्ट ऑफ लक कह देती हूँ कि आपकी किस्मत अच्छी हो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेरा मानना है ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई करके भी अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे केस लॉज में ऐसे ही पढ़ा दूंगी जिससे आपको फ्यूचर में वो चीजें एक लंबे समय तक याद रहेंगी। अब मुझे ये यकीन है कि जब मैंने आपको पीआईएल से संबंधित 5-6 चीजें बता दी हैं, तो अब आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे कि फादर ऑफ पीआईएल कौन रहे हैं। वो जस्टिस थे, वो सुप्रीम कोर्ट के भी थे, वो पुअर पीपल जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। और मोटिव ऑब्वियसली यही था कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर किसी भी तरह का कोई काम कोई करना चाहता है तो लेटर्स या पोस्ट कार्ड्स के थ्रू भी अपने इस मैटर्स को कोर्ट्स तक पहुंचा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। ये चीजें अगर आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठ सकती हैं तो आप इस चीज को बहुत आसानी से, बहुत इजीली कर सकते हैं। I'm sure आप मुझे ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं मैं उन सभी का रिप्लाई श्योरली करती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी तरह की AIB से संबंधित कोई भी इशू का फेस कर रहे हैं तो आप काइंडली मेरे साथ इन टच होइए, ताकि हम उसे बहुत इनिशियल लेवल पर ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तो देखिए AB का एग्जाम हुआ है 19 का, तो देखिए उस इशू कुछ ना कुछ अभी तो रीचेकिंग का, आई डोंट नो क्या हिसाब है उसका रीचेकिंग का, मैंने इस चीज को थॉरली देखा नहीं है। और अभी आपके COPs भी आने वाले हैं, तो हमारे पास AIB 20 के लिए एम्पल ऑफ टाइम है। मेरे अंदाज से ये भी दिसंबर तक ही एग्जाम होने वाला आपका।
तो अगर एग्जाम आपका दिसंबर तक होने वाला है तो बहुत समय है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक लंबे समय तक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी कि अब कौन सा केस लॉज आपके सामने आया, क्या उसका क्रक्स सामने आया है, क्या उसमें एक्चुअल में उसमें डेप्थ क्या थी उस केस और लॉ से रिलेटेड, क्यों ये कोई केस आया था, तो क्या मैगजीन्स थी, उसके पीछे का क्रक्स क्या था, मैगजीन क्यों बनी, उसका क्या उसका तरीका है, कौन सा ट्रिक है। तो ये चीजें आप तक, टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप तक पहुंचते ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इशू आप लोगों को आता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।